धीरज दायमा, कक्षा 11वीं हिंदी के लिए कविता 10 आओ मिलकर बचाएं। इसको बता रही हूँ और इसकी कवित्री है कविता की कौन निर्मला पुतुल, जो कि एक संथाल परगना से संबंधित है। वो झारखंड की रहने वाली हैं और उन्होंने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से झारखंड के लोगों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का वर्णन करना चाहा है कि एक तरफ तो वो भोले हैं, सरल हैं, लेकिन नकारात्मक क्या पहलू हैं उनके बारे में इसमें वर्णन किया है। मैं कविता पाठ करते हुए आपको इन सभी ये जो मैंने 5 बिंदु लिखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन 5 बिंदुओं पर कविता के माध्यम से समझते जाएं। कविता में बता देती हूँ। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे। कवित्री कहना चाहती हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, यानी कि प्रकृति का जो विनाश है वो उनकी चिंता व्यक्त करता है। उसकी चिंता को इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रकट किया है। वो चाहती हैं कि जो शहरीकरण हो रहा है, जंगलों में भी ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण हो रहा है, कारखानों का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार की जो प्रकृति का विनाश हो रहा है उसके जो कारण हैं उनको हटाने के बारे में कवित्री ने कहा है कि अपनी बस्तियों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्तियों को हड़िया में। तो जो वहां पर उस खड्डे में, उस विनाश में, जो गर्त में गिरती जा रही है ये बस्तियां, ये आदिवासी बस्तियां, उनको बचाया जाना चाहिए। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग और भाषा में झारखंडीपन। कवित्री क्योंकि झारखंड की रहने वाली हैं, वो संथाल जाति से संबंधित हैं, इसीलिए वो कहना चाहती हैं कि जब ये जो अपनी भाषा है उसका झारखंडीपन, ये जो भाषा है इसका अपने आप को बचाया जाना चाहिए। वहां के संथाल परगना को बचाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडी हवा और ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन और जुझारूपन, ये वहां के लोगों के बारे में उनकी विशेषताएं बताई हैं कि उन लोगों की जो दिनचर्या है, जो उनका दैनिक कार्य है वो ठंडा हो रहा है, मतलब वो कमजोर पड़ रहे हैं, शिथिल पड़ रहे हैं। उनको शिथिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने जो विनाश है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो प्राकृतिक दृष्टि है, प्राकृतिक संपदा है, उसका विनाश होने से उसको बचाना चाहिए और अपने भोलेपन, अक्खड़पन को और जुझारूपन को बनाए रखना चाहिए। इसके बाद कवित्री ने कहा है, भीतर की आग, धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की वह धार, जंगल की ताजी हवा और नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, फसलों की लहलहाहट। इसमें कवित्री का कितना अपनापन यहाँ पर प्रकट हुआ है कि उन्होंने कितनी भावुकता से ये कविता लिखी है। उन्होंने बताया कि इन सब चीजों को बचाया जाना चाहिए। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, वहां के लोगों का बेखौफ होकर जीना और वहां के लोगों का खुला दिल वाला होना, इन सब बातों का वर्णन किया है। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। इस कविता में कवित्री ने वहां के बारे में बताया है कि जो मैदानी इलाका होता है उसकी अपेक्षा जो जंगली इलाका होता है वहां पर क्या कुछ बच्चों के लिए अलग से मिल पाता है। और इस अविश्वास भरे दौर में, अविश्वास भरा दौर क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। और इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी भी हमारे पास, कि हमारे पास ऐसा अभी भी बहुत कुछ है जिसे कि बचाया जा सकता है और उसे हम इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस कविता में कवित्री ने क्या बताना चाहा है। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बताई है कवित्री ने कि प्राकृतिक विनाश को
कम करना होगा, प्राकृतिक विनाश से जंगलों को बचाना होगा। अगली बात है विस्थापन के संकट की पीड़ा को दर्शाया है। विस्थापन मतलब जब पेड़ कटेंगे तो जो मनुष्य जो आदिवासी जो जीव रह रहे हैं या फिर आदिवासी मनुष्य जहाँ पर रह रहे हैं उनको अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। फिर उन्हें वही जो है रहने के लिए जगह, भोजन और जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आदिवासी जीव जंतु कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर उनके आसपास में पानी वगैरह मिल जाता है, तो अब उनको वहां से हटकर दूसरे स्थान पर अपना नया बसेरा बनाना पड़ेगा। तो ये एक विकट समस्या होती है उनके लिए। अगला है भीतर की आग। ये क्या अर्थ होता है इसका? भीतर की आग, हमारे मन की आग क्या है कि हमारे मन का उत्साह, हमें जीवन का उत्साह होना चाहिए। जो आदिवासी लोग हैं उनमें भी उत्साह होना चाहिए कि वो अपने आप को नष्ट होने के कगार पर ना लाकर छोड़े। तो इस कविता का चौथा मुख्य बिंदु बनता है कवित्री संथाल जाति में नव चेतना लाने की बात कहती हैं। इस नव चेतना के द्वारा क्या कहना चाहती है कवित्री कि हमें अपने छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थों के लिए अपने आप को, अपनी जाति को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे एक मुखिया होता है तो वो शहरीकरण के लिए बाहरी लोगों से मिल जाता है। जो संथाल परगना के लोग हैं वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए अपनी जगह को बेच देते हैं, अपने लोगों से वो गद्दारी कर लेते हैं। तो नव चेतना होनी चाहिए लोगों के मन में, उनके मन में ये बात होनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हमें अपने स्थान का विनाश नहीं करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। और इस कविता का आज के लिए अंतिम जो मुख्य बिंदु है मेरी तरफ से वो क्या है, उन्हें अशिक्षा और नशे से बचाने के लिए कवित्री कहती हैं कि वहां के लोगों का जो गिरावट का मुख्य कारण है वो क्या है, अशिक्षा। और लोग नशे के लिए छोटी छोटी अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के साथ कुठाराघात करते हैं, विश्वासघात करते हैं, अपने परिवार के साथ में, अपनी जाति के साथ में विश्वासघात कर जाते हैं। तो वो किस कारण से होता है? अशिक्षा के कारण होता है, क्योंकि कवित्री इन सब चीजों को झेल चुकी हैं, उन्हें अपने आंखों के सामने देख चुकी हैं, प्रत्यक्ष उनको अनुभव कर चुकी हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहना चाहा है कि हमें संथाल जाति को बचाना होगा। इसीलिए यहाँ पर इस कविता का नाम लिखा गया है आओ मिलकर बचाएं। अतः हमें अपने जीवन में प्रकृति को और सभी अन्य चीजों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।